नतائज बरामद होंगे। जी सही सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब, क्या आप हमें वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं? जी 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 रजा साहब, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, हो जाता है, उसमें मवासलाती राब्ते में हर्ज आ जाता है। सवाल मैं अब दूसरा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज हमारे पास ये खबर है, और शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, कि अयोध्या के मुकाम पर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव चलते हुए, एक सियासी चाल चलते हुए आज वहाँ पर राम मंदिर का संग बुनियाद रखने की तकरीब जो है वो मुनक्किद की है। याद रहे कि 1992 में बाबरी मस्जिद, तारीख़ी बाबरी मस्जिद, जो ग़ालिबन हिंदुस्तान में कदीम तरीन मस्जिदों में जिसका शुमार होता था, उसको शहीद किया गया था। इंतहा पसंद हिंदुओं ने उसको आग लगा दी थी, मिसमार कर दिया था और शहीद कर दिया गया था उस मस्जिद को। उसके बाद से भारत की आला तरीन अदालतों में उसका केस चलता रहा, पॉलिटिकल उसके ऊपर कैंपेन्स भी होती रहीं, उसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग इलेक्शन जीतते और हारते भी रहे। आज 5 अगस्त ही की तारीख का क्यों इंतखाब किया नरेंद्र मोदी ने वहां पर राम मंदिर बनाने का? इसके ऊपर क्या कहिएगा? देखिए, हम एक्चुअली लिंकेजेस एस्टेब्लिश नहीं करते ना, ये इट इज लिंक, ये एक सियासी चाल जो उसने चली है, और वो चूंकि हिंदुत्व को ही वो कैश करा रहा है। मोदी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तमाम वो चीजें कैश करा रहा है जो उसको पता है उसकी 80% पॉपुलेशन उसे एक्सेप्ट करती है, हजम करती है, और उसकी इन बातों को वो बाय करती है। आज ही का डेट इसलिए सिलेक्ट किया, ये किसी दिन भी हो सकता था, जैसे भी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ये सही हुआ गलत हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन आज उसने वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, ये रिलीजियस ब्लैकमेल करता है अपने उन लोगों को जो इसमें से हिंदुइज्म के पैरोकार हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो इस चीज को करेक्टली समझे कि व्हाट एक्चुअली रिलीजन इज एंड हिंदुइज्म इज। वो एक रिचुअल्स है जिनके ऊपर वो चलते हैं, और 80% उसकी पॉपुलेशन उसको ब्लाइंडली फॉलो करती है इस बात के ऊपर। ये तो है अयोध्या के बारे में। इससे पहले मैं काइंडली एक बात करूंगा, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट, मेरा पिछला टाइम भी गया है। देखिए, तारिक फीजादा साहब का कंसर्न बड़ा करेक्ट है, और इस पे आसिफ दुरानी साहब ने तो खैर बहुत उसमें अपना प्रूडेंट सिस्टम दिया है। मिलिट्री की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, इसके अंदर ये 2 चीजें दिमाग में रखने की बात होती है कि जब भी स्ट्रेटेजिकली आप किसी भी ऐसे ऑफेंसिव के लिए तैयारी करते हैं या जाते हैं, तो आप इंटरनेशनल, रीजनल और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को अच्छी तरह स्टडी करते हैं और बड़ा प्रूडेंटली उनको स्टडी करते हैं, और उन एनवायरनमेंट को आप शेप करते हैं उस हक में जो भी कदम आप उठाने जा रहे होते हैं। Then application of military instrument is always the last option। किसी भी डिफेंस पॉलिसी का जब वो हिस्सा बनती है तो वो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। जब भी आप मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करने लगते हैं तो उसके लिए बहुत सारी सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं एक नेशन के अंदर जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए 72 साल से आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आपके मुल्की हालात, आपके खित्ते के अंदर जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसने आपको ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ से इस तरह एम्ब्रॉयल किया हुआ था कि आपके पास वेयर एज वो ऑप्शन डिफेंस और डिफेंसिव ऑफेंसिव मौजूद रहता है, लेकिन आप ऑल आउट डिफेंसिव के लिए वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने से अच्छी तरह उसके ऊपर पहले गौर करते हैं। तो देखिए, जब भी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई किया जाता है या उसकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाती है, तो 2 किस्म के दुश्मन से आपका वास्ता होता है। सही है। एक दुश्मन जैसे इंडिया, जो कि आपके सामने आपकी तादाद से 10 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, तो उसके लिए आप प्रूडेंट और शोर फुटेड अप्रोच रखते हैं ताकि दुश्मन को आप जड़ से उखाड़ फेंकें। जबकि अगर आपके पास आपके पल्ले का दुश्मन हो, आपके बराबर को, आपसे कम को, तो उसके लिए आप वाइड बोल्ड मनूवर्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप उन्हें वाइप आउट कर देंगे। सही। आप देखिए कि यही ऑप्शन हिंदुस्तान के पास अवेलेबल है। 72 साल में वो वाइप आउट तो दूर की बात है, वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सका। आज अगर हम अभी तक खड़े हैं और हम मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशन जो कोविड वर्डों में हमारे मेहमान फरमा रहे थे कि हम क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्यों नहीं कुछ कर रहे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अब वॉर 3 डायमेंशन में नहीं रही, ये अब वॉर की और बहुत सारी डायमेंशन है जिसमें शामिल हो चुकी है, और इसकी एक डेंजरस डायमेंशन की एप्लीकेशन हम 29 फरवरी 2019 में दिखा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी नेशन में से, हमारे दोस्तों में से किसी को पता हो कि उन 15-20 सेकंड में क्या हुआ कि अभिनंदन साहब घबरा के हमारे इलाके में घुस आए और अपने दूसरा, देखिए Su-30 को शूट करना आसान चीज नहीं, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। चले, ये तो MiG-21 के अंदर बैठे होते, और फिर उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, ये समझते हुए कि उन्होंने हमारा जहाज मार गिराया है। तो उन 15-20 सेकंड में कुछ तो हुआ होगा ऐसा, या पाकिस्तान ने कुछ तो ऐसा ऑफेंसिव प्ले किया होगा जिसको जनरल आसिफ गफूर, जो प्रीवियस हमारे ISPR के
डी जी थे, उन्होंने फरमाया था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे और आप इससे बड़ी सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें। आप बिलीव कीजिए, और मैं आपके वसातत से कौम को भी ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ना आप इस बात पे रहिए कि हम कुछ कर नहीं रहे। सही। मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस वक्त फुली अवेयर है कि किस वक्त क्या करना है। सिर्फ अप्रोच वो अडॉप्ट की हुई है जिसको प्रूडेंट और श्योर फुटेड अप्रोच कहते हैं। ठीक है, बहुत आपने टेक्निकली बहुत इसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं चाहूंगा कि तारिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब, आप किस तरह से देखते हैं, सेक्युलर इंडिया कभी था भी या बस ये कोई ज़बानी बातें थी? देखिए जी, हम अपने जवानी से बल्कि लड़कपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हम अपने प्रोफेशन में हुआ करते थे, कि ये एक सेकुलर स्टेट है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसका सेकुलरिज्म है। एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टिल द टाइम इट विल नॉट बी हिट, देयर इज नो चांसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सच अ ह्यूज चंक ऑफ लैंड, सच अ ह्यूज नेशन स्टेट। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मोदी साहब ने खुद कर दिया है। नमरूद की नमरूदियत उसके नाक के जरिए सर में एक मच्छर जाने का था और अल्लाह रब्बिल आलमीन ने उसको उसी के बंदों के हाथों मरवाया। इसके नाक में भी एक मच्छर चला गया है और उस मच्छर का नाम इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेज है, और इंशाल्लाह ये इम्प्लोजन की तरफ जा रहा है, इम्प्लोड होगा एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर। सही है। अच्छा, अब ये भी बताइए जो कि नक्शे के हवाले से जो तब्दीली है, पाकिस्तान के अवाम की क्या तवक्कुआत उसके साथ जुड़नी चाहिए ताकि हम रैशनलाइज कर सकें अपनी एक्सपेक्टेशंस को? देखिए, ये इमरान खान साहब की दो विजन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्मॉल लिटिल गवर्नेंस इशू अगर हम साइड पे रख दें तो खान साहब विजनरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इमरान खान साहब ने इस मोदी के इलेक्शन में पिछले साल कहा था कि हमारे लिए बेहतर है कि मोदी दोबारा जीत जाए और बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमारे लिए काफी आसानियां पैदा हो जाएगी, तो वो हमारे नजर आ रही हैं, हो गई हैं। इसी तरह देख, मैं 2 दिन से सोशल मीडिया जो उनसा फॉलो कर रहा हूँ इसी के ऊपर, नक्शे के ऊपर, मैं हर दूसरे बंदे का, एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी का, एक बाशऊर पाकिस्तानी का कमेंट ये कर रहा हूँ कि कश्मीर के ऊपर इस नक्शे के बाद अब एक नई सुबह का आगाज हुआ है। और नई सुबह ये है, देखिए हमने एक एनवायरनमेंट शेप की है ना, ये एनवायरनमेंट शेप ये की है कि हमने अपनी यूथ को, अपने लोगों को जो कि भूल भुला चुके थे और हम ज़हनी तौर पे ये समझ बैठे थे कि कश्मीर शायद उन्हीं कैसा है, उनको बता दिए कि नहीं, पॉलिटिकल मैप के हिसाब से सरक्रीक, सियाचिन, ये, और मैं तो समझता हूँ कि जूनागढ़ भी हमारे हिस्सा है और ये इट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। यू विल सी दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेपिंग स्टोन है ना ये, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे इसमें आप, और ये भी मैं कहता हूँ डिप्लोमेसी की एक बेहतरीन किस्म। सही, ठीक है। डिमाइस ऑफ सेक्युलर इंडिया सर, कब हुई है ये डिमाइस? मेरी जितनी उम्र है तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि इंडिया कोई सेक्युलर मुल्क है। आप मुझसे सीनियर हैं, आप फरमाइएगा, आपने कभी सेक्युलर इंडिया देखा है? तारिक पिरज़ादा साहब। था ही नहीं, सेकुलर इंडिया इसलिए नहीं था। देखिए, ये औरंगजेब आलमगीर के जमाने के बाद से ये सेकुलर कभी था, ये खित्ता ही सेकुलर नहीं था। सही है। तारिक पिरज़ादा साहब जी। देखिए, बात ये है कि